आइए हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीआईओ सौरभ मुखर्जी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सौरभ सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, किस मोड़ तक पहुंच चुका है बाजार? अब कितना और असर युद्ध का बाकी है बाजार पर? देखिए, जब तक तेल का भाव 100 के नीचे नहीं जाता, मेरे ख्याल से स्थिति बिगड़ती रहेगी। हम्म। 100 के ऊपर तेल होना मतलब भारत के फिस्क के ऊपर दबाव, अंडरलाइंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी बन रहे हैं। और मोर देन जो तेल का भाव है, जो गैस की शॉर्टेज बोथ एलपीजी और इंडस्ट्रियल गैस की जो शॉर्टेज बन रही है, उससे हमारे इन्वेस्टी कंपनीज पे काफ़ी असर पड़ा है। मार्च का क्वार्टर तो काफ़ी सारे हमारे, मार्च का महीना, नॉट मार्च का क्वार्टर, मार्च का महीना हमारे काफ़ी सारे इन्वेस्टी कंपनीज के लिए पूरा वॉश आउट रहा है। कुछ केसेस में फैक्ट्री में गैस नहीं थी, और कुछ केसेस में गैस थी लेकिन वर्कर्स नहीं थे, बिकॉज वर्कर्स बोल रहे हैं एलपीजी सिलेंडर प्राप्त नहीं हो पा रही इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में। सो 100 के ऊपर तेल का भाव रहना एक प्रकार की चिंता है, और उसके ऊपर जो गैस की शॉर्टेज बनी हुई है वो दूसरी प्रकार की चिंता है। दोनों चीज़ें जोड़कर मेरे ख्याल से सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। और रणजीत जी, याद रखना पड़ेगा कि इसके पहले भी, ईरान युद्ध शुरू होने के पहले भी हमारी इकोनॉमी सॉफ्ट थी। भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया था FY 26 में, टैक्स कट के थ्रू, इनकम टैक्स जीएसटी कट के थ्रू, और आरबीआई ने प्रयास किया था इंटरेस्ट रेट कट के थ्रू इकोनॉमी को एक एक सपोर्ट देने का, इकोनॉमी को एक उछाल देने का। वो कुछ हद तक सक्षम था, बट जो नीचे अंडरलाइन प्रॉब्लम थी कि जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, वाइट कॉलर जॉब्स की जो कमी की प्रॉब्लम थी वो अभी भी बरकरार है। तो ओवरऑल अगर आप देखिए, हमारे पास लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं कि अंडरलाइन जॉब क्रिएशन का जो प्रक्रिया है वो कमजोर है, और उसके ऊपर ये सरदर्दी आ गई ईरान का वॉर। आई थिंक एक महीने पहले, एग्जैक्टली एक महीने पहले आप और मैं इस शो पे डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये वॉर एक महीने से ज़्यादा चला, इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी सरदर्दी होगी। आई थिंक वहाँ हम पहुँच चुके हैं। कुछ हद तक वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं, बट अभी भी इंडिया दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले महंगा है, और मेरे ख्याल से इसलिए अभी भी सावधानी बरतनी है। हम इंडिया में प्राइमरीली आईटी स्टॉक्स में, फार्मा स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेस को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। आईटी, फार्मा और एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों में पैसा लगाने का मौका है, लेकिन बड़ी बात जो सौरभ सर ने कही वो है कि जब तक कच्चा तेल $100 के नीचे ना आए तब तक मामला है गड़बड़। अब एक मामला और गड़बड़ होता दिख रहा है सौरभ सर, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। ये 3 दिन, इस अप्रैल सीरीज की शुरुआत में तीनों दिन लगभग लगभग 9-9 हज़ार करोड़ रुपए की इस बिकवाली एफआईज की हो रही है, ऑलमोस्ट $1-1 बिलियन के आसपास की। क्या ऐसा क्या मतलब प्रॉब्लम है एफआईज को कि इन लेवल्स पर भी इतनी तेजी से बेच रहे हैं? किसी भी वजह से उन्हें खरीदना भी नहीं है और सिर्फ बेचना है। तो देखिए, काफ़ी सारी सेलिंग बैंक्स में हो रही है, और बैंक्स में जो नया जो मसला खड़ा हो गया है, नया जो प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में आरबीआई बैंक्स को फ्रीडम से काम करने नहीं दे रहा। तो लास्ट वीक आपने श्योर कवर किया होगा अपने चैनल में कि आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि $100 मिलियन से ज़्यादा ओपन पोजीशंस हो नहीं सकते। इंडियन बैंक करीबन $40 बिलियन का ओपन पोजीशन चला रहे थे, जहाँ पे वो डॉलर को इंडिया में अपने क्लाइंट्स को मदद कर रहे थे कि डॉलर इंडिया में खरीदो और विदेश में बेचो। सो जो बैंक के ऊपर जो पाबंदी लगा दी है आरबीआई ने डॉलर के मार्केट में, उससे मेरे ख्याल से एक तो मार्क टू मार्केट लॉसेस की आशंका है। बट लीविंग असाइड मार्क टू मार्केट लॉसेस, आई थिंक जो अब निवेशकों को डर लगने लगा है कि आरबीआई बैंक्स के ऊपर अलग अलग प्रकार की पाबंदी लगा सकता है। साथ ही साथ बैंक्स के जो बॉन्ड होल्डिंग्स है, सारे बैंक्स की काफ़ी बड़ी बॉन्ड बुक होती है, बॉन्ड डील्स ऊपर जा रहे हैं। भारत भारत 10 ईयर इंडियन गवर्नमेंट का 10 ईयर बॉन्ड डील 7% तोड़ के आगे निकल गया है। उससे बॉन्ड बुक पे भी नुकसान आएगा। तो एफएक्स बुक पे भी नुकसान, बॉन्ड बुक पे भी नुकसान। और उसके ऊपर है आरबीआई का रवैया कि हम इंटरवीन करेंगे, बैंक्स के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। इससे कुछ हद तक निवेशक, विदेशी निवेशक और मुझ जैसा डोमेस्टिक निवेशक भी थोड़ा डर गया है कि ये कुछ नया नया सा माहौल बन रहा है, कि एक 80s जैसी फीलिंग आ रही है, 1980s जैसे फीलिंग आ रही है, जहाँ पे सरकार इंटरवीन करेगी, आरबीआई इंटरवीन करेगी, बैंक्स के काम में दखल अंदाजी करेगी। सो काफ़ी सारी जो विदेशी बिकवाली है वो बैंकिंग सेक्टर में है। और जैसे मैं समझा रहा हूँ, बॉन्ड मार्केट और एफएक्स मार्केट में काफ़ी वरीसम सिचुएशन बन रहा है बैंक्स के लिए। बैंक्स में नई समस्या है, फिजिकल डेफिसिट, महंगाई बढ़ना, ये सारे जो खतरे हैं वो एफआईज की बिकवाली को ट्रिगर करते दिख रहे हैं।
पैसा लगाने के लिहाज से अभी रुकना चाहिए या नया निवेश करने का समय आ गया है? आ गया तो क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए सर? तो देखिए, जहाँ पे हम नया पैसा लगा रहे हैं अनिल जी, गिवन दैट हमारी सोच है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी कमज़ोर है, और हमने किताब भी लिखी है इस मुद्दे पे, ब्रेक पॉइंट उसका नाम है। ये किताब हमने 2 हफ्ते पहले पब्लिश की थी, ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट में हमने समझाया अनिल जी कि इंडिया में जो जॉब क्रिएशन की प्रक्रिया है लास्ट 3 साल में पूरी तरीके से ठप हो गया है। वाइट कॉलर जॉब्स की बात कर रहा हूँ, आईटी के जॉब्स, बैंकिंग के जॉब्स, मीडिया के जॉब्स। और उसकी वजह से जॉब, वाइट कॉलर जॉब क्रिएशन ठप होने की वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, 60% देश की जीडीपी डोमेस्टिक कंजम्पशन से आती है, वो कमज़ोर पड़ गई है। और उसका असर हमको इकोनॉमी में दिख रहा था ईरान वॉर से पहले। ईरान वॉर तो दूसरा लेवल ऑफ प्रॉब्लम है। तो ऐसे माहौल में हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में निवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे रुपये की कमज़ोरी, और जो इंडिया ने जो एफटीएस साइन किए हैं यूरोप और यूके के साथ, एफटीएस के बदौलत रुपये की कमज़ोरी और चाइना प्लस वन, विदेश वेस्टर्न वर्ल्ड का जो चाइना के साथ जो रवैया है, कुछ खास दोस्ती वाला रवैया नहीं है। यूरोप और अमेरिका चाइना पे अपना डिपेंडेंस घटाने का प्रयास कर रही है। तो उसके बीच वीक रुपये और एफटीएस के बदौलत हमें जो उम्मीद है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अपना धंधे को आगे बढ़ाएंगे एक्सपोर्ट मार्केट्स में। और काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स अभी 20, ट्रेलिंग पी 20 के नीचे आ गए हैं। अगर आप फॉरवर्ड पी पे देखें तो 15 के आसपास आ गए हैं। तो वहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं। वहाँ पे हमको लग रहा है कि जैसे जैसे युद्ध का जो जो सिलसिला वो घटेगा, वहाँ पे एक उछाल की उम्मीद है। डोमेस्टिक कंजम्पशन पे मेरी चिंता बरकरार है, जैसे मैंने इस किताब ब्रेक पॉइंट में लिखा है। मुझे लगता है जब तक ये जॉब्स का सिलसिला, जब जब तक जॉब क्रिएशन का सिलसिला शुरू नहीं होगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन कमजोर ही रहेगा। सो एक तो हम विदेशी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक पे लगा रहे हैं, दूसरा हम विदेशी कंपनीज में लगा रहे हैं। तो स्वीडन में, जर्मनी में, हॉलैंड में, फ्रांस में, कनाडा में, यूएसए में, ताइवान में जो कंपनीज डिफेंस और एरोस्पेस में हैं, जो फाइटर जेट्स बनाते हैं, ड्रोन बनाते हैं, उनमें पैसा लगा रहे हैं। पावर जनरेशन ट्रांसमिशन के कंपनीज में यूरोप और अमेरिका में लगा रहे हैं। और तीसरा है डेटा सेंटर की, जो डेटा सेंटर को जो बनाते हैं, डेटा सेंटर के जो सामान जो क्रिएट मैन्युफैक्चर करते हैं, उन कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। ये प्रक्रिया हमने 4 साल पहले शुरू की थी, बट उस प्रक्रिया को और हम जोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं कि इंडियन इन्वेस्टर्स को मदद कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें। हम्म। तो सौरभ सर, ये जो आप किताब की बात कर रहे थे, ब्रेक पॉइंट, किस चीज़ पे लिखी है ये आपने किताब, जरा इसके बारे में बताएं। हाँ जी, सो तीन मुद्दों पे हमने फोकस किया है। पहला कि ऐसा कैसे हुआ कि इंडिया में जॉब, वाइट कॉलर जॉब क्रिएशन का स्टोरी खत्म हो गया, राइट। उन्होंने डेटा काफी सारा दिया है कि करीबन 2020-21 तक, कोविड तक, वाइट कॉलर जॉब क्रिएशन काफी अच्छे पैमाने पे हो रही थी। लेकिन लास्ट 3-4 साल में ये स्टोरी खत्म हो गई।